मेरा नाम सुमन है। आज मेरी सास मर गई थी। वो सास जिसकी मेरे पति ने बहुत ही सेवा की थी। दिन रात उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई भी डॉक्टर उनकी माँ की ज़िंदगी बचा नहीं सका। उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी। मेरी सास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि देखना, मेरा बेटा कुत्ते की मौत मरेगा, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये कैसी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को त्याग दिया था, यहाँ तक कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था। और वही माँ मरते समय तक अपने बेटे को बद्दुआ दे रही थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा पति जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, शायद उसे इस कदर सदमा पहुँचा था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठा हो। अपने पति की ये हालत देखकर मैं भी गम से चूर हो रही थी। मैं जानती थी कि वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना सच में एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह झिंझोड़ दिया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, अनिल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ की लाश सामने रखी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। संभालो खुद को, एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है। अनिल अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या सच में माँ मर गई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसने एक बार फिर से अपनी माँ की नब्ज़ चेक की और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संभालूं। वो हर समय अपनी माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति था। सारा समय माँ के पैरों में बैठा रहता था, और यही वजह थी कि शायद उसे अचानक मौत पर गहरा सदमा लग गया था। अनिल ने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आया, मेरे आंसू पूछे और धीरे से मेरे कान में ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऊपर वाले के लिए ये सब नहीं हो सकता। मैंने अनिल के मुंह पर हाथ रख दिया। वो कहने लगा कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा, तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने हैरत से अपने पति को देखा और अपनी माँ को फ़ोन लगाने लगी। रिश्तेदारों को भी तो इस मौत की खबर देनी थी। अनिल को तो होश ही नहीं था, शायद तभी तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को फ़ोन करके बताया। सब लोग हमारे घर में जमा होने लगे। सास की इस अचानक मौत का सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सब जानते थे कि अनिल अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। मेरी सास की अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जो कुछ मेरे पति ने अपनी माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। और ये आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू किया था। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे और सीधे साधे आदमी से हो, और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी सी फैमिली में हो, ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा दोनों की पसंद का लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पर फिर एक शाम कमला आंटी बड़ी खुशी खुशी हमारे घर में दाखिल हुई और माँ के हाथ में एक तस्वीर थमा कर कहने लगी, लो भाई, आज तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो ही गया। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश हो जाओगे। लड़के की फैमिली में कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वो भी हर समय बीमार रहती है। उसे डॉक्टर किसी भी तरह सही नहीं कर पा रहे। कुछ ही दिनों के बाद मरने वाली है। हर समय चारपाई पर पड़ी रहती है। न बोल सकती है, ना ही उठ सकती है। ना नंदों की झंझट, ना ससुर की किटकिट। और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं, ऐसा सीधा लड़का है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ़ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, वो नौकरी ना करता हो, तो सुनो, लड़के की एक बहुत ही बड़ी साबुन बनाने की फैक्ट्री है, और वो उसका अकेला ही मालिक है। गांव में पुश्तैनी ज़मीन भी पड़ी हुई है। सच कहूँ तो अपनी सुमन वहाँ जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कमला आंटी ने बिना रुके एक ही सांस में लड़के और उसके ख़ानदान की ऐसी तारीफ़ें सुनाई थी कि मेरी माँ का मुँह खुला का खुला रह गया था। मैं भी वहीं बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा कि थोड़ा सांस तो ले लो, लड़का कहीं भागा तो नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा था, और कमला आंटी नाराज़गी से कहने लगी, सुमन बेटी, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, जो मुंह में आता है कह देती हो। फिर मेरी माँ से कहने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो रही है और इसे अभी तक बोलने की भी तमीज़ नहीं है। इसे कुछ तमीज़ सिखाओ, नहीं तो ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी। माँ ने मेरी तरफ से कमला आंटी से माफ़ी मांगी
और लड़के की तस्वीर देखकर कहने लगी, लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तारीफ भी तुमने खुद कर दी है और कारोबार भी अपना है, फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई समस्या नहीं है। मेरी माँ ने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई तो आंटी ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगी, तुम कैसी माँ हो जो जवान बेटी को लड़के की तस्वीर दिखा रही हो। कमला आंटी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उन्हें शादी से पहले लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कमला आंटी की बात पर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, ज़िंदगी तो इसे ही गुजारनी है, इसलिए इसकी मर्ज़ी भी शामिल होना ज़रूरी है। हमारा इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले नहीं कर देंगे ना। मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो अपनी माँ की बात से सहमत हो गई थी। सच में लड़का बहुत ही अच्छा मालूम हो रहा था, चेहरे पर भी बहुत ही चमक थी। मैंने मुस्कुराकर तस्वीर वापस कर दी। मम्मी समझ गई कि मुझे लड़का पसंद है। फिर कमला आंटी के ज़रिए मम्मी पापा ने बात आगे बढ़ाई और देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी सहेलियों को जब मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो सभी मुझे चिढ़ाने लगी कि सुमन, तुम्हारी ज़िंदगी में तो सास नंदों की झंझट ही नहीं, बीमार सास तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, और फिर इतना पैसे वाला लड़का है, तुम ऐश करोगी। रिश्ता होने से पहले तक मैं यही सब कुछ सुनती रही थी और ख़ुद को खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। विदाई के समय पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, हमने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है, अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना और ये साबित कर देना कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। मैंने पापा से वादा किया था कि मेरी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना होगा। बारात में बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। अनिल के आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी बीमार सास भी नहीं आ पाई थी, बस कुछ दोस्तों के साथ ही वो बारात लेकर आया था और मुझे वह विदा करवाकर अपने घर ले आया। अनिल का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उसी के दोस्त की पत्नियों ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी दुआएं ऊपर वाले ने एक ही बार में स्वीकार कर ली है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना दीवाना बना लूँगी और बीमार सास की सेवा करके उनका दिल जीत लूँगी। ज़िंदगी बहुत ही प्यार और सुकून से गुजरेगी। मेरा पति जैसे ही कमरे में आया, मैं शर्माकर अपने आप में सिमट गई थी। अरमानों भरी इस रात में दिल में अजीब तरह के जज्बात उभर रहे थे। विदाई से पहले सहेलियों ने मेरे कानों में न जाने कितनी सरगोशियाँ की थी, जो उस समय भी मेरे मन में उठ रही थी। मैं अपने पति से उम्मीद कर रही थी कि वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करेगा। ये हमारी पहली मुलाकात थी जो आज होने वाली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही वो सुनकर मैं दंग रह गई। आज की रात अपने पति से ऐसी बात की उम्मीद मैं हरगिज़ नहीं कर सकती थी। अनिल मेरे पास बैठा और बहुत नरमी से कहने लगा, सुमन, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और किसी सूरत अपनी माँ से लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसलिए शादी की पहली रात ही तुम्हें ये सब बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत मैं खुद ही पूरी करूँगा और उनकी देखभाल मैं ही करूँगा। तुम मेरी माँ का कोई काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। मेरी एक भरोसे की नौकरानी है जो मेरे पीछे से मेरी माँ का ख्याल रखती है। मैंने सुना है माँ बाप की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है और मैं अपना स्वर्ग किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। अनिल की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी की रात इन सब बातों की क्या ज़रूरत है। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मैं भला उसे उसकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाया कि मैं आपको कभी आपका फ़र्ज़ पूरा करने से नहीं रोकूंगी और ख़ुद भी आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली रात अनिल ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर फिर इस बात की खुशी भी थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही अनिल ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही अपनी माँ की देखभाल करूँगा। तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियाँ उठाना। इससे पहले कि मैं अनिल की इन अजीबोगरीब बातों पर कुछ और कहती, अचानक ही वो खड़ा हुआ और ये कहकर कमरे से निकल गया कि मैं अपनी माँ को एक नज़र देख कर आता हूँ। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे थे। जब अनिल वापस आया तो इस बार उसके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अनिल बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शायद वो कमरे में नहीं था। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पता नहीं इतनी सुबह सुबह अनिल कहाँ चला गया था।
मैं उठकर तैयार हुई और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। अनिल के मना करने के बावजूद भी मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और देखा तो अनिल अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पैर दबा रहा था और ख़ुद ही उनसे बातें भी कर रहा था, जबकि अनिल की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। ये मंज़र देखकर मेरे दिल से दुआ निकली कि ऊपर वाले मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी हो। आज के दौर में इतनी सेवा करने वाला और मोहब्बत करने वाली औलाद कम ही देखने को मिलती है। शादी की अगली ही सुबह अनिल जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ था, इस बात ने मेरे ऊपर बहुत ही असर डाला था। लेकिन उस समय मेरी हैरत की हद न रही जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर गुस्से से भरे भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिल को देखकर खुश नहीं है। मैं हैरान हुई कि बेटा इस कदर सेवा करता है कि शादी की अगली सुबह ही माँ के पैर दबाने पहुँच गया और माँ बेटे से खुश नहीं है। और फिर एक अजीब सी बात हुई। मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तू सड़ सड़ कर मरेगा। मेरी सास की बात सुनकर मैं कांप गई। ये कैसे मुमकिन था कि एक माँ अपने ही बेटे को बद्दुआ दे रही थी, और वो भी इतनी सेवा करने पर। शायद मुझे लगा मेरी सास ने कोई और बात की होगी और मुझे सुनने में गलत हो गई होगी, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट मौजूद थी। लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसकी माँ उन्हें बुरा भला कह रही हो। मेरे पति तो अपनी माँ के पैर दबाते चले जा रहे थे। मैंने कुछ झिझकते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी सास को तेज़ आवाज़ में नमस्ते किया और उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। मेरा पति चौंक गया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, सुमन, तुम्हें कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती है। जाओ तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। अनिल का इतना गुस्सा भरा अंदाज देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। आगे बढ़कर फिर मुझे मेरी सास का आशीर्वाद लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फ़ौरन कमरे से निकलकर बाहर आ गई और अपने आंसुओं को पूछ लिया। अपने पति का व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि मुझसे इस तरह पेश आ रहा था? उनकी माँ से आशीर्वाद लेने ही तो गई थी। मैंने कौन सी बुरी बात की थी? मैं खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कुछ ही देर में अनिल वहाँ चला आया और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैंने परेशानी में तुमसे इस अंदाज में बात की थी। मेरी माँ किसी भी नए चेहरे को देखती है तो फिर से चिल्लाने लग जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ौरन कमरे से बाहर निकाल दिया। अनिल का अंदाज मोहब्बत से भरा हुआ था और मुझे लगा कि शायद गलती मेरी थी, जो मैं उसके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ के कमरे में चली गई। मैंने अनिल से माफ़ी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि मैं अब आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी माँ के कमरे में नहीं जाऊँगी। ये सुनकर उसे सुकून आ गया और वो कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही करना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखते ही शोर शराबा करेगी और उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अनिल ने काफ़ी सारा नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। नाश्ता करके हम फ्री हुए थे कि तभी मेरे मम्मी पापा और मेरी कज़िन भी मुझसे मिलने के लिए आ गए। थोड़ी देर में मैं उनके साथ घर वापस लौट आई और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि अनिल ने किस तरह मुझे अपनी माँ के कमरे में जाने से मना किया है, तो मेरी मम्मी कहने लगी, अरे पागल, ये तो अच्छी बात है। वो अपनी माँ की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर नहीं डालना चाहता, तो तू भी सुकून की सांस ले और अपनी ज़िंदगी में ऐश कर। वैसे भी बीमार औरत को संभालना कौन सा आसान काम है। अनिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और ख़ुद अपनी माँ की सेवा करके पुण्य कमाना चाहता है, तो तुझे इसमें क्या समस्या है? माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी खामोश हो गई और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे मेरी ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर में कामकाज के लिए नौकरानियाँ थीं, मैं बस उन पर नज़र रखती और सास के कमरे की तरफ जाने का सोचती भी नहीं थी। अनिल खुद ही अपनी माँ की सेवा करता रहता था। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता, मगर सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बीमारी की आखिरी स्टेज में पहुँच चुकी है और किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। अनिल ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठता और वापस आकर भी घंटों उनके पैर दबाता और फिर अपनी माँ के पास से आने के बाद मेरे ऊपर भी ढेरों प्यार लुटाया करता था। कभी कभी तो मुझे अपनी सास से जलन होने लगती है कि अनिल उनके पास इतना समय क्यों बिताता है। शादी को 3 महीने गुजर गए थे। अनिल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कभी कभी तो मैं हैरान होती
कि कैसे वो इस कदर सीधा है और सेवा करने वाला बेटा है। मैं छुपकर अपनी सास के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती और सुनने की कोशिश करती कि अनिल अपनी माँ से क्या बातें करते हैं। लेकिन वो तो अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत भरी ही बातें किया करते थे और उनकी माँ हमेशा उन्हें गुस्से में बात करती और अपनी कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में अनिल को बददुआ देने की कोशिश करती। और फिर शादी के चौथे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई। अनिल उस समय अपनी फैक्ट्री में थे और नौकरानी सास के कमरे की सफाई करके उनके कमरे में गई थी। उसने मुझे चीख कर बुलाया और बताया कि बड़ी मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। मैंने सास को पानी पिलाने की कोशिश की तो वो इशारों में मुझे कुछ कहने की कोशिश करने लगी और फिर अचानक ही उनकी गर्दन ढीली पड़ गई। मैंने चेक किया तो उनका सांस रुक गया था। मैंने फ़ौरन अनिल को फ़ोन करके घर बुलाया। मैं तो ये सोच कर ही घबरा गई थी कि उनकी माँ की डेथ की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। अपनी माँ के बगैर तो उनका एक पल सुकून से नहीं गुजरता था और अब तो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं बेचैनी से अनिल का इंतज़ार यहाँ से वहाँ टहल कर रही थी। जब वो लौट कर घर आए तो उनके चेहरे पर मुझे कोई भी परेशानी या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह उनकी माँ की अचानक मौत हुई है, मगर अनिल बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, तुमने माँ से बात की थी? मैंने उन्हें बताया कि माँ इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अनिल ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें चेक किया और कहने लगे, हाँ माँ तो सच में मर चुकी है। उनके शब्द इतने ठंडे थे कि मैं हैरान रह गई और फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ ये मर गई, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा कि माँ की मौत का सदमा अनिल के दिमाग पर हो गया है। माँ के मरने से कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी। अचानक से अनिल अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। ऐसा लगता था उन्हें दुख की बजाय खुशी मिली हो। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। मुझे तो लगा कि वो अपनी माँ के पास बैठकर बहुत रोएंगे। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत से रिश्तेदारों को भी कॉल कर दिया था। फिर कुछ देर बाद जो कुछ हुआ उससे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरी सास की मौत की खबर सुनकर आए सारे लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो 1 घंटा पहले खुश हो रहा था, अब ज़मीन पर बैठा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर अनिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धकेल दिया और कहने लगा, सब कुछ खाक हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ मुझे धोखा देकर चली गई है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। किस्मत ने ये मुझ पर कैसा सितम ढाया है। अनिल अपना सर पीटे जा रहा था और अब मैं सब कुछ समझकर भी ना समझ बैठी थी। जितने भी लोग आए थे सबको यही लग रहा था कि अनिल को अपनी माँ की मौत का सदमा लगा है, लेकिन सिर्फ मैं थी जो जानती थी कि अनिल को किस बात का सदमा पहुंचा था, क्योंकि अनिल ने लोगों के आने से पहले ही मुझे कुछ बता दिया था। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी और कुछ ही देर में मेरी सास का अंतिम संस्कार भी हो गया। सब लोग अपने अपने घरों को लौट आए। अनिल गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और उनका सामान उठाकर फेंकने लगा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो चीखते हुए कहने लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी इस औरत की सेवा में गुजार दी, ये सोचकर कि वो मेरा भला करके जाएगी, लेकिन ये औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा कि आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? मुझे सब कुछ बताइए। मुझे बस इतना ही समझ में आया था कि मेरी सास के मरने के बाद कुछ ही देर में वकील आए थे और मेरी सास की वसीयत अनिल के हवाले करके जा चुके थे। अनिल ने जैसे ही वो वसीयतनामा पढ़ा उसके बाद उनका हाल ऐसा ही था। मेरी बात सुनते ही अनिल ने गुस्से से कहा कि ये औरत मेरी माँ नहीं थी बल्कि डायन थी, जो मेरी माँ के हक पर कब्ज़ा करके बैठी थी। ये मेरे बाप की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी, लेकिन ये बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की है। बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने इसी औरत के साथ सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इस औरत को हम पर ज़रा भी दया नहीं आई और मेरी माँ ऐसे ही दुनिया से चली गई। फिर ऊपर वाले का कहर ऐसा हुआ कि इस औरत को बहुत ही ख़तरनाक बीमारी ने जकड़ लिया।
मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से जायदाद अपने नाम करवा लूँ, लेकिन ये तो बड़ी ढीठ निकली। मैंने भी इस औरत को गलत दवाइयाँ देना शुरू कर दिया था कि ये तड़प तड़प कर मरे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बद्दुआ देती रहती थी, मगर मैं एक अच्छा बेटा बनकर इनकी सेवा करता रहता था। मरने के बाद वसीयत के मुताबिक ये सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी। मैंने इस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे इसका क्या फल मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो अपने पति को बहुत ही सीधा और एक नेक समझ रही थी, लेकिन वो तो ये सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए कर रहा था, और उन्होंने अपनी ही सौतेली माँ को गलत दवाइयाँ देकर मार दिया था। और जब उसके हाथ कुछ नहीं आया तो उसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं हैरानगी से अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नज़र में एक सीधा और आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन हकीकत में वो दौलत का पुजारी निकला। लेकिन आखिरकार मेरे पति को उसके किए की सज़ा मिल गई थी, और कुछ ही दिनों में हमें वो घर और फैक्ट्री सब कुछ छोड़ना पड़ा था। आज मेरा पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी करता है। बाद में मुझे पता चला था कि अनिल की माँ ने दौलत की खातिर ही अनिल के पापा से शादी की थी, लेकिन अनिल की माँ को बाद में पता चला कि ये सारी दौलत जायदाद उनके पति की पहली पत्नी की है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत की खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी, और ये सब उसी का नतीजा था। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उन्हें जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, इसलिए वो उसे बद्दुआ दिया करती थी। और एक दिन मेरी सास की बद्दुआ ने असर दिखा दिया, क्योंकि एक दिन मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ और वो अपनी दोनों टांगें गंवा बैठा। मैं मजबूरी में अपने पति के साथ ज़िंदगी निभा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है और दिन रात रो रो कर ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है। मैं भी ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ऊपर वाले मेरे पति को माफ़ कर दे। हो सकता है ऊपर वाला माफ़ कर दे तो अनिल की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो वो बिस्तर पर पड़ा बहुत ही तकलीफ़ भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।